क्वीन विक्टोरिया के काल में जो भी लिटरेचर लिखा गया उसको हम विक्टोरियन लिटरेचर कह देते हैं, और इस काल के अंदर जो नॉवल लिखे गए उसको हम विक्टोरियन नॉवल कह देते हैं। ओके, ये 1837 लिखा हो ना, 1837 से 1901, तो विक्टोरियन नॉवल है। देखो नॉवल शुरू हुई लगभग विक्टोरियन पीरियड में ही हुई थी, विक्टोरिया तो नहीं, नियो क्लासिकल में हो गई थी, पर ज़बरदस्त विकास इसका विक्टोरिया के काल में हुआ था। इससे पहले नॉवल लोग इतना लिखना और पढ़ना पसंद नहीं करते थे, ये एक नई चीज़ थी लोगों के लिए। इट वॉज इन द विक्टोरियन एरा, विक्टोरियन एरा के अंदर दैट द नॉवल बिकेम द लीडिंग लिटरेरी जॉनर, कि नॉवल जो थी लिटरेचर में सबसे ज़्यादा विस्तृत जॉनर बन गया था। जॉनर क्या होता है? क्षेत्र। पोइट्री एक जॉनर है, नॉवल एक जॉनर है, प्ले एक जॉनर है, तो ये सारी चीज़ें जॉनर आती हैं, क्षेत्र बोलते हैं इनको, फील्ड। ए नंबर ऑफ वुमन नॉवलिस्ट वर सक्सेसफुल इन द 19th सेंचुरी, और इस समय वुमन नॉवलिस्ट भी काफ़ी फेमस हुई। ऑल्दो दे ऑफन हैड टू यूज़ ए मैस्कुलिन स्यूडोनिम, लेकिन औरतें आदमियों के नाम से लिखती थी, अपना रियल नाम नहीं दिखाती थी वो, क्योंकि उनको ये लगता था कि अगर ये हुआ भी किसी औरत ने नॉवल लिखी तो हो सकता है लोग उसको पढ़े ना, क्योंकि उस समय माना जाता था भी औरतों में इतना टैलेंट कहाँ कि वो बुक्स वगैरह और ये लिख दें। तो इन्होंने शुरुआत की औरतों ने लिखने की मैस्कुलिन स्यूडोनिम से। मैस्कुलिन का मतलब आदमियों का, और स्यूडोनिम का मतलब छद्म नाम लेकर के। एट द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी मोस्ट नॉवल्स वर पब्लिश्ड इन 3 वॉल्यूम्स। शुरू के अंदर ज़्यादातर नॉवल्स 3 वॉल्यूम्स में छपती थी, 3 भाग आते थे नॉवल के, एक किताब आई, फिर दूसरी किताब आई, तीसरी आई। उस समय लोगों के पास मनोरंजन के लिए ज़्यादातर लिटरेचर ही होता था। आजकल हम किसका वेट करते हैं? गानों का, फिल्मों का, सीरियल्स का, है ना। हमें हमारे लिए मनोरंजन का साधन ये हो गए हैं। पुराने टाइम में फिल्में नहीं थी, टीवी भी नहीं थे, तो लोग मनोरंजन कैसे करते थे? पढ़ के ही मनोरंजन करते थे। ये नॉवेल्स आती थी, लोग इनका इंतज़ार करते थे कि कब उसकी नॉवल आएगी, कब पढ़ेंगे। जैसे अब हम फिल्मों का इंतज़ार करते हैं, तो नॉवेल्स आती थी, लोग हाथों हाथ खरीदते थे, उनको पढ़ते थे। However, monthly serialization was revived with the publication of Charles Dickens' Pickwick Papers in 20 parts between April 1836 and November 1837। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? मंथली सीरियलाइजेशन शुरू हो गया, यानी महीने में एक पार्ट आने लग गया, हर महीने एक अगली कड़ी आ जाती। जैसे अखबारों में आप देखते हैं ना, आजकल डेली अखबार आते हैं, तो उसमें कई बार हर रोज़ एक कॉलम आता है, एक स्टोरी चलती रहती। आजकल नहीं आती, पहले चलती थी, यानी रोज़ कुछ ना कुछ स्टोरी आती थी, एक पैरा आ जाता था, फिर अगले दिन फिर वो था, फिर अगले दिन, तो लोग जुड़े रहते थे उससे। तो इसमें क्या हुआ? मंथली सीरियलाइजेशन शुरू हुआ, मंथली आने लग गई चीज़ें, पब्लिकेशन आने लग गई, जिसमें सबसे पहले चार्ल्स डिकन्स, उसने पिकविक पेपर्स एक स्टोरी शुरू की थी, जो 20 पार्ट्स के अंदर आई थी, अप्रैल 1936 से नवंबर 1937 तक, यानी 20 महीने आई होगी, ये लगभग 20 महीने हो जाते हैं, अप्रैल से नवंबर तक, 20 से थोड़े कम होंगे। तो ये चार्ल्स डिकन्स है ना, बहुत ही ग्रेट नॉवलिस्ट है इंग्लिश लिटरेचर का, और पूरे वर्ल्ड में पूरे लिटरेचर का इसने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे हैं, और ये बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी बन गया था उस समय, लोगों में बहुत लोकप्रिय थी इसकी नॉवेल्स, अभी भी पढ़ी जाती हैं। आपके हैं ना, ओलिवर ट्विस्ट थी फर्स्ट ईयर में, अब नहीं है शायद। पिकविक पेपर्स इन 20 पार्ट्स बिटवीन अप्रैल, ये हो गया। डिमांड वॉज हाई फॉर ईच एपिसोड टू इंट्रोड्यूस सम न्यू एलिमेंट्स, तो हर एपिसोड की डिमांड रहती थी कब आएगा वो, और ज़्यादातर लोग उसमें न्यू एलिमेंट खोजते थे कि इसमें नया क्या हुआ। वेदर इट वॉज ए प्लॉट ट्विस्ट और ए न्यू कैरेक्टर, भले ही वो प्लॉट में कोई ट्विस्ट हो, प्लॉट का मतलब कहानी के अंदर कोई ज़बरदस्त मोड़ आ जाए, कोई ट्विस्ट आ जाए, या कोई एक न्यू कैरेक्टर आ जाए कहानी के अंदर, उसकी भी डिमांड रहती थी। सो एज टू मेंटेन द रीडर्स इंटरेस्ट, ताकि रीडर्स का इंटरेस्ट बना रहे। बोथ डिकन्स एंड ठाकरे फ्रीक्वेंटली पब्लिश्ड दिस वे, तो डिकन्स के साथ साथ एक और राइटर है ठाकरे, ये भी फ्रीक्वेंटली पब्लिश करते थे इस तरीके से नॉवेल्स को। द 1830s एंड 1840s सो द राइज ऑफ सोशल नॉवल, तो इस समय सोशल नॉवल का भी राइज हुआ, सामाजिक नॉवल जिसमें घरेलू कहानियाँ होती थी। ऑल्सो नोन एज सोशल प्रॉब्लम नावल्स, और उसमें ज़्यादातर कोई ना कोई सोशल प्रॉब्लम भी दिखाई जाती थी, तो उनको सोशल प्रॉब्लम नावल कहते थे।
that arose out of the social and political upheavals which followed the Reform Act of 1832। और वो नॉवेल्स उस वजह से ज़्यादा लोकप्रिय हुए क्योंकि उस समय सामाजिक और पॉलिटिकल उथल पुथल हो रही थी, काफ़ी अपहीवल्स आ रहे थे। और एक खास एक रिफॉर्म एक्ट हुआ था 1832 का, उसकी वजह से कुछ ज़्यादा ही आए थे। 1832 में महिलाओं को अधिक अधिकार दिए गए थे, एक रिफॉर्म हुआ था, तो उससे सामाजिक संरचना में परिवर्तन आया काफ़ी। दिस वॉज इन मैनी वेज ए रिएक्शन टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एसोसिएटेड विद इट एंड वॉज ए मीन्स ऑफ commenting on abuses of government and industry and the suffering of the poor who were not profiting from England's economic prosperity। बहुत लंबा सेंटेंस है ये, दोबारा पढ़ते हैं। दिस वॉज इन मैनी वेज ए रिएक्शन टू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब वो जो नॉवेल्स आ रही थी हर महीने कोई किसी का पार्ट आ रहा था, तो उसके अंदर लोग क्या, जो नॉवलिस्ट थे वो इन चीज़ों को उठा रहे थे। रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, इस समय अंग्रेज औद्योगिक क्रांति आई थी वहाँ पे, उससे उनका सामाजिक ताना बाना बहुत चेंज हो गया था। क्योंकि पहले फैक्ट्रियाँ नहीं होती थी, जब फैक्ट्रियाँ लगी तो लोग शहरों में आके बस गए, शहरों में आके बस गए तो शहरों में गरीबी और ये स्लम्स बढ़ गई, क्योंकि लोग फिर झुग्गी झोंपड़ियों में रहने लगे आके शुरू में। और नए एक वर्ग का उदय हो गया, एक तो वो जो पूंजीपति थे और एक वो मजदूर लोग जो फैक्ट्रियों में काम करते थे। तो सामाजिक जो क्लासेस थे उनमें काफ़ी चेंज आया। तो उन नॉवेल्स के माध्यम से नॉवलिस्ट ने इन मुद्दों को उठाया, अपनी कहानियों में उनको जगह दी। फैक्ट्री में जो संघर्ष होते हैं, फैक्ट्रियों से जो प्रॉब्लम होती है या जो अच्छाइयाँ भी हैं वो भी, एंड द सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, और इस इंडस्ट्रियलाइजेशन से जुड़े हुए जो सोशल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज हैं उनको भी उठाना शुरू कर दिया उन्होंने। एंड वॉज ए मीन्स ऑफ कमेंटिंग ऑन एब्यूजेज ऑफ गवर्नमेंट, और वो नॉवेल्स उनके लिए एक मीन्स थे, साधन थे, किस बात का, कि गवर्नमेंट पे भी कमेंट कर सकें, सरकार की आलोचना कर सकें उन नॉवेल्स के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से। एंड इंडस्ट्री एंड द सफरिंग ऑफ द पुअर, और साथ में वो अपनी नॉवेल्स में क्या दिखाते थे, लोगों की सफरिंग दिखाते थे, गांव गरीब लोगों की, हु वर नॉट प्रॉफिटिंग फ्रॉम इंग्लैंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, और वो लोग जो इंग्लैंड की प्रॉस्पेरिटी से फ़ायदा नहीं ले पा रहे थे। यानी इंग्लैंड में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी खूब हुई विक्टोरियन पीरियड के अंदर, उसमें इंडिया का भी योगदान था, क्योंकि विक्टोरियन के काल में ही इंडिया उनका गुलाम भी था। तो भारत से उन्होंने बहुत ज़्यादा माल को लूटा, भारत वालों का शोषण किया, और वो खुद बहुत ज़्यादा संपन्न हो गए, अमीर हो गए थे। दूसरा, वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई, वहाँ फैक्ट्रियाँ लगी, माल ज़्यादा बढ़ने लग गया, तो वहाँ पे तरक्की हुई। तरक्की के साथ साथ और जो समस्याएं भी आई, गरीब लोगों का उदय हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिनको उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, स्लम्स बने, तो वो सारी चीज़ें नॉवेल्स में शो होने लगी, तो लोगों में जागरूकता भी आने लगी इससे। Stories of the working class poor were directed towards middle class to help create sympathy and promote change। तो वर्किंग क्लास के जो गरीब लोग थे, जो मज़दूर लोग थे, और जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनकी कहानियाँ उनके लिए सिंपथी और उनके लिए परिवर्तन की आवाज़ उठने लगी नॉवेल्स के में। एन अर्ली एग्जाम्पल इज चार्ल्स डिकन्स ओलिवर ट्विस्ट, और इसका एक एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, चार्ल्स डिकन्स ने ओलिवर ट्विस्ट लिखी 1837 और 38 के अंदर। ओलिवर की यात्रा है वो ना, वो तो गुलिवर्स ट्रेवल्स है, वो जोनाथन स्विफ्ट की है। ये ओलिवर ट्विस्ट है चार्ल्स डिकन्स की। चार्ल्स डिकन्स ने ज़्यादातर जो भी नॉवेल्स लिखी है ना, वो बच्चों पे लिखी हैं, क्योंकि वो खुद बच्चे के रूप में उसने बहुत कष्ट झेले थे। अनाथ हो गया था शायद वो भी जल्दी, और उसको भी बाल श्रम करना पड़ा था, बचपन में उसने मजदूरी भी की थी। तो उसकी जितने भी फेमस नॉवेल्स हैं ना, उन सभी में आपको ऐसे कैरेक्टर्स मिलेंगे जो बचपन में अनाथ रहे, या उन्होंने कहीं ना कहीं काम किया, शोषण हुआ उनका, उनके ऊपर अत्याचार हुए बचपन के अंदर, तो बाद में वो बड़े आदमी बन गए। तो चार्ल्स डिकन्स की आप कोई भी नॉवेल्स देखोगे ना, ओलिवर ट्विस्ट, ग्रेट एक्सपेक्टेशन, निकोलस निकलबाय, इसके लगभग 25-30 नॉवेल्स हैं, और ये डेविड कॉपरफील्ड है, उन पे सभी पे आपको फिल्में भी मिलेंगी। इतना फेमस है वो उसको नॉवलिस्ट चार्ल्स डिकन्स, उसके लगभग हर नॉवल पे फिल्म मिलेगी आपको। ओलिवर ट्विस्ट की भी आपको फिल्म मिल जाएगी, यूट्यूब पे आप देख सकते हो। ग्रेट एक्सपेक्टेशन है, डेविड कॉपरफील्ड है, जितनी भी आप देखोगे ना, और बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी कहानियाँ लिखी इसने, पढ़ने में तो और भी अच्छा लगता है। चार्ल्स डिकन्स है ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवलिस्ट है पूरे वर्ल्ड के अंदर, दुनिया के अंदर। इंग्लिश में ही नहीं, सभी भाषाओं में अगर हम देख लें तो इसका कोई मुकाबला नहीं है चार्ल्स डिकन्स का एज ए नॉवलिस्ट। और
प्ले जैसे अपने बोलते हैं ना, नाटकों में कौन है सबसे महान नाटककार? शेक्सपियर है। नॉवेलिस्ट में इसको बोला जा सकता है, चार्ल्स डिकन्स को। थोड़ा सा एक पैर और पढ़ लेते हैं। चार्ल्स डिकन्स इमर्ज ऑन द लिटरेरी सीन इन 1830s विद द 2 novels ऑलरेडी मैंशनड। तो 2 novels का तो ऊपर जिक्र हो ही गया है। 1830 के अंदर चार्ल्स डिकन्स आया, इमर्ज हुआ, उभरा। 2 novels ऊपर कौन से आए थे? पिकविक पेपर्स और ओलिवर ट्विस्ट। डिकन्स रोट विविडली अबाउट लंदन लाइफ एंड स्ट्रगल ऑफ द पुअर। तो डिकन्स ने अपनी नॉवेल्स में लंदन की लाइफ का जिक्र किया, कितना उसमें स्ट्रगल है, कितने गरीब लोग हैं। विविडली जिक्र किया। विविडली का मतलब सजीवता से, एकदम सजीव चित्रण, जितना जागता। बट इन ए गुड ह्यूमर्ड फैशन। लेकिन किस तरीके से किया? गुड ह्यूमर्ड तरीके से, यानी रोने धोने के तरीके से नहीं, मजाकिया तरीके से, खुशनुमा अंदाज में। देखो, समस्या को देखने के 2 तरीके होते हैं। एक तो हम उसका मजाक उड़ा के भी उसको ऊपर मतलब ला सकते हैं लोगों के सामने। दूसरा रो धो के भी, है ना। तो 2 तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से हम उठा सकते हैं कोई चीज़। तो उसने लाइट तरीके से उठाया ये। फैशन का मतलब होता है तरीका। फैशन का मतलब वे, तरीका भी होता है, निर्माण करना भी होता है फैशन का मतलब। एक्सेसिबल फॉर रीडर्स ऑफ ऑल क्लासेस। और ये चीज़ जो उसने लिखी थी वो सभी क्लासेस के रीडर्स के लिए एक्सेसिबल थी, यानी कोई भी पढ़ सकता था। क्योंकि उस समय पत्र पत्रिकाएं बहुत ज़्यादा प्रकाशित होने लगी थी, आम आदमी की पहुंच में आ गई थी सारी चीज़ें। वन ऑफ हिज मोस्ट पॉपुलर वर्क्स टू दिस डे इज़ ए क्रिसमस कैरल। तो एक और इसकी नॉवल है फेमस, ए क्रिसमस कैरल, 1843 में आई। इन मोर रिसेंट ईयर्स डिकन्स हैज़ बीन मोस्ट एडमायर्ड फॉर हिज लेटर नॉवल्स। और आजकल डिकन्स को उसकी लेटर नॉवेल्स के लिए एडमायर किया जाता है, जो उसने बाद में लिखी, शुरू में नहीं, बाद में। सच एज डोम्बी एंड सन, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, ब्लीक हाउस, लिटिल डोरिट एंड आवर म्यूचुअल फ्रेंड। ये इसकी नॉवेल्स हैं लिखी हुई। एन अर्ली राइवल टू डिकन्स वॉज विलियम मैकपीस ठाकरे। तो ये विलियम मैकपीस ठाकरे जो था उसका राइवल था डिकन्स का। राइवल का मतलब प्रतिद्वंदी था, यानी वो भी नॉवलिस्ट ही था, वो भी अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखा, दोनों का मुकाबला था आपस में। वो ड्यूरिंग द विक्टोरियन पीरियड रैंक सेकंड ओनली टू हिम। लेकिन इसका स्थान डिकिंस के बाद आता था, सेकंड यही था। इसकी बहुत ही फेमस नॉवल है वैनिटी फेयर, जो दो लड़कियों की कहानी है। एक लड़की बहुत ही ईमानदार और सीधी सादी होती है और दूसरी तेज़ तर्रार होती है। तो किस तरह से वो जो तेज़ तर्रार लड़की है ना, अपने दिमाग का फ़ायदा उठा करके बहुत रिच बन जाती है, और जो सिंपल भोली भाली होती है वो पीछे रह जाती है, टैलेंटेड होने के बाद भी। बट ही इज़ नाउ मच लेस रेड एंड इज़ नोन ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर वैनिटी फेयर। तो विलियम मैकपीस ठाकरे जो है सिर्फ वैनिटी फेयर के लिए आज याद किया जाता है, बहुत फेमस नॉवल है उसकी। इन दैट नॉवल ही सैटिराइजेज होल स्वैथ्स ऑफ ह्यूमैनिटी। तो इस नॉवल के अंदर वो ह्यूमैनिटी के स्वैथ्स की ओर व्यंग्य करता है। स्वैथ का मतलब कमियाँ। वाइल रिटेनिंग ए लाइट टच, लेकिन लाइट टच के साथ। इट फीचर्स द मोस्ट मेमोरेबल कैरेक्टर, द एंगेजिंगली रोगिश बेकी शार्प। तो इसकी जो नॉवल की हीरोइन थी बेकी शार्प, ये आज भी बहुत फेमस है। रोगिश थी ये, रोगिश, रोग ये था ना, रोग किसमें था वो, एप्रोबेट, हाँ ये रोगिश वही है, रोगिश बेकी शार्प। तो वो बेकी शार्प जो थी ना, बहुत ही तेज तर्रार लड़की थी, रोगिश टाइप की थी, बदमाश टाइप की थी। उसने इसी में क्या, वैनिटी फेयर में, ये भी फिल्म है, इसको आप देख सकते हो, देखनी भी चाहिए आपको, क्योंकि आपकी 2 चीज़ें पूरी होती है इसमें, एक तो लिटरेचर, दूसरा